वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जिसमें जो कॉमनवेल्थ का, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमनवेल्थ का मतलब है उन कंट्रीज़ को इसमें रखा जाता है जो कभी ब्रिटेन की उपनिवेश थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सिस्टम था उसमें वो भी आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है जिसमें कि ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, अगर ये 53 कंट्रीज हैं, ठीक है, these are 53 कंट्रीज एंड इनके जो है 27% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का जो ये एरिया है उसको कवर करते हैं। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2.2 बिलियन पॉपुलेशन, 33% ऑफ द वर्ल्ड एंड 10 ट्रिलियन जीडीपी यानी 40% ऑफ द टोटल, और 31 मिलियन किमी स्क्वायर लैंड मास है इसका। और बिग एंड स्मॉल अगर बात करें तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, ये सबसे जो है बिग है कंट्री, और नौरू जो है सबसे छोटा है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 10,000। Commonwealth of the nation generally and simply as a commonwealth is a political association of 54 countries। आपने देखा पीछे कि 53 कंट्रीज हैं और अभी 54 कहा जा रहा है यहाँ पे। मैं उसका एक अभी आपको बताऊंगा रीजन कि ऐसा क्यों है। मोस्टली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की पार्ट थी, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, उन्हीं को इसमें रखा जाता है। एंड द चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। जो कॉमनवेल्थ सचिवालय है वो इसका सबसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फोकस किस पे होता है, इंटर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, जो अंतर सरकारी पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं, ठीक है, उन पे यहाँ पे बातचीत होती है। और ये जो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है जिसका फोकस जो है नॉन गवर्नमेंटल रिलेशंस बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, जो भी गैर सरकारी संबंध है सदस्य राष्ट्रों के बीच में, उस पर इसमें फोकस किया जाता है। अब बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड जो है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एज ए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन के रूप में इसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया था बेल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मलाइज्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम थ्रू द स्टेटस ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर 1931, ठीक है। तो इसके द्वारा ये फॉर्मलाइज किया गया था। और जो वेल्फोर डिक्लेरेशन है 1926 में, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन एंड इट्स dominions agreed they were equal in status, in no subordinate one to another in any aspects their domestic and external, through the united by common allegiances to the crown and the freely associated as member of the British Commonwealth nation। मतलब कि ये किसी का के अंतर्गत एक सबॉर्डिनेट या उसका अंतर राज्य बन के, उसके अंतर्गत आने वाला राज्य बन करके नहीं रहेंगे, बल्कि ये इनका एक अपना सॉवरेन नेशन के रूप में अस्तित्व रहेगा। और जो इनका डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर है वो खुद ही संचालित करेंगे। बस इनका क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति एक निष्ठा दिखाएंगे, कॉमन निष्ठा दिखाएंगे। जो वेलफेयर डिक्लेरेशन था 1926, उसमें ये चीज़ कही गई थी। अब जो हाल का जो कॉमनवेल्थ नेशन है, इसको बेसिकली लंदन डिक्लेरेशन से बनाया गया था। लंदन डिक्लेरेशन कब हुआ था? लंदन डिक्लेरेशन हुआ था 1949 में, जो कि विच मॉडर्नाइज द कम्युनिटी एंड एस्टेब्लिश मेंबर स्टेट फ्रीली एंड इक्वल, जो कि ये जो पूरा कंट्री है उसका आधुनिकीकरण करते हैं और एक फ्री और इक्वल स्टेट जो कि मेंबर स्टेट्स हैं उनकी स्थापना करते हैं। अब महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो है, जो इस कॉमनवेल्थ की क्या है, हेड है। महारानी एलिजाबेथ क्या है, इस कॉमनवेल्थ की हेड है।
and the monarch of the 16 members of the Commonwealth known as Commonwealth realms. The monarch of 16 members of the Commonwealth known as Commonwealth realm, जो कि जो 16 members के शासक हैं उनको कॉमनवेल्थ रिम्स के नाम से जाना जाता है। और मेंबर स्टेट्स हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन टू वन अनदर। जो ये मेंबर स्टेट्स हैं इनका जो है एक दूसरे के प्रति कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि कोई भी कानूनी ऑब्लिगेशन या जवाबदेहिता नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व तो नहीं है। दे आर यूनाइटेड बाय द लैंग्वेज, वो एक भाषा से, हिस्ट्री इतिहास से, संस्कृति कल्चर से और साझा मूल्यों के माध्यम से, साझा मूल्य जो डेमोक्रेसी के हैं, जो लोकतंत्र के हैं, ठीक है, उसके माध्यम से, और फ्री स्पीच यानी कि स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों और रूल ऑफ द लॉ यानी कानून के शासन से क्या होते हैं, यूनाइट हैं। और जो सभी मेंबर्स हैं उनमें एक एकल जो है वॉइस है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, मतलब साइज को या फिर इकोनॉमिक स्टेचर को छोड़कर, जो आर्थिक स्थिति है उसको छोड़कर, ठीक है, इनका सबका क्या है, एक ही इक्वल वॉइस है, एक ही एकीकृत आवाज़ है। और जो गैर कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं और विच देयर नोन कंट्री इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, जिसमें जो है उनकी खुद की जो है देश का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, कॉमनवेल्थ सिटीजन में सिक काउंसलर असिस्टेंट एट अ ब्रिटिश एम्बेसी, और जो कॉमनवेल्थ के नागरिक हैं वो एक तरीके से सलाहकार की सहायता ब्रिटिश एम्बेसी में ले सकते हैं। और जो पहला फर्स्ट मेंबर ऑफ द टू बी एडमिटेड विदाउट हैविंग एनी लिंक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर वाज मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो था वो पहला ऐसा मेंबर था, ठीक है, जिसका कोई भी जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उससे कोई भी लिंक नहीं था। और ऐसे ही 2009 में रवांडा था, रवांडा का भी कोई लिंक नहीं था और वो भी मेंबर बना था। अब मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो देयर आर 54 कंट्रीज, 54 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। 54 कंट्रीज इन कॉमनवेल्थ इन अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, पैसिफिक तक में। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर डाइवर्स, इनका जो है ये एक तो डाइवर्स है, और दे आर एमंग्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्री, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे अमीर और सबसे गरीब देश के रूप में भी आते हैं। इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि उनको गरीब कहा जा सकता है, अमीर कहा जा सकता है, सभी प्रकार के जो कंट्रीज देश हैं इसके तहत आते हैं। और जो 32 मेंबर्स हैं उनको एक छोटा स्टेट के रूप में उनको बांटा गया है, छोटा स्टेट माना जाता है। और जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन या फिर विकास से संबंधित चुनौतियों के लिए काफ़ी संवेदनशील होते हैं, यानी उनको इससे ज़्यादा खतरा होता है, संवेदनशील होते हैं, इसको लेकर के खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ मुलाकात करती हैं, मिलती हैं और कुछ ऐसे इशूज़ पे बात करती हैं जिससे कॉमनवेल्थ पे प्रभाव पड़ता है और दुनिया पे, वर्ल्ड पे प्रभाव पड़ता है। और उसको क्या बोलते हैं, चोगम की मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। चोगम यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग में ये मिलते हैं और बातचीत होती है इनकी आपस में। एंड सभी मेंबर्स जो है, ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल से, सभी मेंबर्स जो है बराबरी की बात करते हैं, जो इनमें रिगार्डलेस ऑफ साइज और वेल्थ, अगर आकार को और धन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इस आधार पर एक
जो है बराबरी की बात की जाती है। और दिस मेक्स श्योर इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैव ए वॉइस इन शेपिंग द कॉमनवेल्थ। इससे ये निश्चित सुनिश्चित हो जाता है कि इवन जो सबसे छोटी देश होते हैं, सबसे छोटी कंट्री होती है, ठीक है, उसके पास भी एक आवाज़ है जो कि दुनिया शेपिंग द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ को एक आकार दे रहा होता है। जो अब हम देखते हैं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट, हाल के कुछ जो है विकास। ये देखिए आप, ठीक है, मालदीव ने एक बार छोड़ दिया था इसकी सदस्यता, ठीक है, कॉमनवेल्थ की। और इससे क्या हुआ था कि उसके जो मेंबर स्टेट्स थे वो 53 हो गए थे। पहले थे वो 54, लेकिन मालदीव के छोड़ने के बाद ये फिर 53 हो गए, और फिर मालदीव ने रीज्वाइन कर लिया तो वो 54 हो गए। तो द मालदीव rejoined the Commonwealth more than 3 years after the Indian Ocean Island quit। 3 साल छोड़े रहा था, उसके बाद फिर से ज्वाइन किया, ठीक है। और इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के। एंड 2016 में मालदीव ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ से बाहर कर लिया था खुद को। और मालदीव अब फिर से जो है अब कॉमनवेल्थ से जुड़ गया है और 54th मेंबर बन गया है, मेंबर स्टेट बन गया है, जैसा कि हमने बात किया था अभी। अब है इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। इंडिया जो है इसका मेंबर बना था 1947 में। आज़ाद होने के साथ ही इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने के बाद इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था कि कहीं हम, विवाद क्या हुआ था, लोगों ने बहस करा था, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बात करी थी कि कहीं पे हम जो है अपनी सॉवरेंटी के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी सॉवरेंटी, जो हमारी सॉवरेंटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट विथ चीफली नॉन यूरोपियन पॉपुलेशन। और एक भारत जो है पहला ऐसा देश था जिसमें कि गैर यूरोपीय जनसंख्या थी। और जो इंडिया का नया पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, नए राजनीतिक हित हैं इंडिया के, ठीक है, कॉमनवेल्थ में, वो इज एविडेंट बाय द पार्टिसिपेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, एट 25th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग। जो नया इंडिया का जो राजनीतिक इंटरेस्ट है, हित है, ठीक है, इज एविडेंट बाय द पार्टिसिपेशन। जो वो जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जब इसका चोगम में भाग लिया गया था, 25th चोगम में लंदन 2018 में, तो उससे पता चला था। एंड मार्किंग द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टरियल प्रेजेंस इन द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में जो है पहला जो था, ये एक मंत्री स्तरीय उपस्थिति थी कॉमनवेल्थ में। आफ्टर नियरली अ डिकेड, लगभग एक दशक के बाद दोबारा कोई प्रधानमंत्री या मंत्री, ठीक है, चोगम में भाग लिया था, चोगम की मीटिंग में बैठक में आया था। एंड देयर आर फ्यू रीजन्स बिहाइंड इंडियाज पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द कॉमनवेल्थ। और इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कॉमनवेल्थ में, उसके पीछे के कुछ कारण यहाँ पे हम देखते हैं, दिया हुआ है। पहला तो ये है कि जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की, virtually spanning an entire globe, spanning the entire globe for India, मतलब पूरे जो विश्व है उसके चारों तरफ घूमता है। इंडिया के लिए जो मेंबरशिप है, जो प्रोस्पेक्टिव लीडरशिप है या लीडर्स हैं जो कॉमनवेल्थ के, वो क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल कंट्री है, जो इंडिविजुअल देश हैं, ठीक है, उनके साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और अगर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्टेट्स की बात करें, छोटे राज्यों की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, जो कि बढ़ रहा है भारत की विदेश नीति में और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। एंड ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कॉमनवेल्थ मेंबर्स, अबाउट 60% आर स्मॉल स्टेट्स। और जो 60% जो मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ है, वे क्या है, स्मॉल है। और स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंस है वो भारत की विदेश नीति के लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्मॉल स्टेट्स तो इस दृष्टि से क्या है, ऑब्वियसली वो काफ़ी
हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए। और कॉमनवेल्थ में भारतीय जो डायस्पोरा है उनका बहुत ज़बरदस्त मतलब काफ़ी ज़बरदस्त उनमें प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति है, ठीक है। एंड चाइना इज नॉट एंड विल नेवर बी मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। चाइना कभी भी जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि जो ब्रिटेन था वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, और चाइना है साम्यवादी राष्ट्र। तो इससे तो एक तो वैचारिक खाई है दोनों देशों के बीच में, और दूसरा चाइना इंडिया और जो पश्चिम के देश हैं, ठीक है, इनको एक तरीके से अपना प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, और उनके साथ जो उसका काउंटर होता है, ठीक है, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से वो उसको काउंटर करने की कोशिश करता है, जो उसके कंट्रीज उसके कंपटीटर्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इश्यूज हैं कॉमनवेल्थ के साथ, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसका कोई राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं है। कॉमनवेल्थ में कोई भी इस तरीके की शक्ति नहीं है कि जिसको कहा जाए कि हाँ ये पॉलिटिकली पावरफुल है, ये, ठीक है। ऐसे ही जो आर्थिक पावर की बात करें, आर्थिक शक्ति की बात करें, तो आर्थिक शक्ति की दृष्टि से भी कॉमनवेल्थ कमजोर है। एंड इवन फॉर्मर immigration advances between Commonwealth countries have also ceased to exist. Considering its decline importance, former PM मनमोहन सिंह, इसकी जो अभी क्या हो रही है, इसका जो महत्व है वो अगर गिर रहा है, तो इसके दृष्टिकोण से जो PM मनमोहन सिंह है, ठीक है, उन्होंने चोगम की 2 मीटिंग को क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था, चोगम्स की 2 मीटिंग, जबकि नरेंद्र मोदी डिड नॉट अटेंडेड द लास्ट वन, और आखिरी जो मीटिंग थी उसको नरेंद्र मोदी ने उसको अटेंड नहीं किया, जो कि माल्टा में हुआ था 2015 में। एंड amidst the call for the position of Commonwealth head to be more democratically shared or rotated, the announcement of the Prince Charles as the successor has also put a dent into the democratic credentials. तो जो कॉमनवेल्थ की स्थिति को लेकर के, जो हेड की स्थिति को लेकर के जो बातचीत है, ठीक है, और उसमें कहा जाता है कि इसको और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, ठीक है, और वो हेड का जो सिस्टम है उसमें या तो वो शेयर्ड होना चाहिए या उसको रोटेट किया जाना चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स थे, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, ठीक है, उनको जब एक तरीके से अनाउंसमेंट ऑफ द प्रिंस चार्ल्स एज द सक्सेसर हैज ऑल्सो पुट अ डेंट ऑन द डेमोक्रेटिक बैलेंस, तो जो उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट होता है इस तरीके की चीज़ों का, तो वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उसको, जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, उस पर एक तरीके से दाग के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि अब भाई जब कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, तो वहाँ पे या फिर कोई भी एसोसिएशन अगर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है, तो उसमें जो हेड होता है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना चाहिए, वो चुन करके नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, या चुन करके नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो है इसके डेमोक्रेटिक जो नेचर है उस पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगती है। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर में क्या महत्व है। अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो जो कॉमनवेल्थ है ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे देशों तक पहुंचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जो कि इस पूरे कॉमनवेल्थ का कितने हैं 60% जो है बनाते हैं। और कुछ सम ऑफ दीज स्टेट्स, कुछ इन राज्यों में इंडिया हैज़ नो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, भारत का कोई भी राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। एंड फ्रोजिंग रिलेशंस, और किसी भी तरह का फ्रोजिंग रिलेशन नहीं है इन देशों के साथ। और जो फ्रोजिंग रिलेशंस हैं वो अगर होते हैं, ठीक है, तो कुड हेल्प
इंडिया सिक्योर क्रूशियल वोटिंग ड्यूरिंग यूएन और मल्टीलेटरल कंटेस्ट्स इट इज इन्वॉल्व इन। अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएन और मल्टीलेटरल जो कंटेस्ट है, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा सिक्योर और क्रूशियल बनाया जा सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए लार्जर नेटवर्क ऑफ द कंट्रीज। ये भी मतलब कुछ देशों का एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, एंड देन एनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर यूएन। यूएन को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएशन है, विच गिव्स अ चांस फॉर द स्मॉलर कंट्रीज, जो छोटे देशों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है, कंट्रीज टू हैव देयर वॉइस हर्ड, ताकि उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जा सके, एंड मेक देयर प्रोजेक्ट एंड कंसर्न्स नोन, और जो उनका प्रोजेक्ट है, परियोजना है, और उनकी जो चिंताएं हैं, ठीक है, उसको ऐसा बनाता है कि वो जानी जा सके, पहचानी जा सके। और ऑन ए जियोपॉलिटिकल स्केल, अगर एक राजनीतिक स्केल पर देखा जाए तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, ठीक है, वो एक तरीके से कंटिन्यू टू बी इम्प्रेसिव शो ऑफ द फोर्स ऑफ अ पीसफुल अलायंस। एक जो शांतिपूर्ण अलायंस है उसका एक जो है काफ़ी प्रभावशाली शो स्थापित करते हैं। और साथ ही अगर भारत के लिए देखा जाए तो यहाँ पे एक जो है काफ़ी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं इंडिया को, जो कि टू गिव शेप टू ए मॉडल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको एक शेप देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड पार्टनरशिप डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइना, और जो पार्टनरशिप है वो जो चाइना की होती है उससे अलग होती है। इट आल्सो रिमेन्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट एड, जो डेवलपमेंट के जो सहायता के लिए दिया जाता है, विकास के लिए जो सहायता दी जाती है, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो शैक्षिक अवसर होते हैं, ठीक है, बट इट रिलेवेंस इन अनलाइक टू इंक्रीज अनलेस टू एडॉप्ट्स ये मोर एगालिटेरियन। अगर ये जो है तभी सफल हो सकता है जब एक और अधिक समतामूलक और जो समावेशी एटीट्यूड जो है, जो आने वाली जो कॉमनवेल्थ की जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एडॉप्ट करेगी, तभी जो है ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो जो इगैलिटेरियन क्या मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतामूलक। जैसे कि दो आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म, तो जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, वो क्या किसमें बिलीव करता है? ठीक है, फ्रीडम में बिलीव, एब्सोल्यूट फ्रीडम में बात करता है। उदारवाद की बात करें अगर दो लोग, तो ये एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है। और जो ये सोशलिज्म है, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मतलब होता है निरपेक्ष समानता, और एब्सोल्यूट फ्रीडम का बात होता है निरपेक्ष स्वतंत्रता। तो ये दोनों दो एक्सट्रीम जो है विचारधाराएं हैं। तो जॉन रॉल्स ने ये थ्योरी दिया था, जो एगलिटेरियन थ्योरी है, ठीक है, उसका कहने का मतलब होता है कि ये जो कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म के बीच का एक रास्ता था, ठीक है, जिसमें ना तो पूर्णतः फ्रीडम थी और ना ही पूर्णतः समानता थी। इसमें जो है विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात करी गई थी। एक समतामूलक समाज होता है, समता का मूलक कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका सभी लोग समान रूप से लाभ उठा रहे हों, उसको बोलते हैं समतामूलक। तो एगलिटेरियन जो है ये भी व्यवस्था करते हैं कि जो अगर जो समर्थ है उससे लेकर के गवर्नमेंट उनको देती है जो समर्थ नहीं है,
ठीक है, उनके कल्याण के लिए। तो यही जो है एक लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जो एगलिटेरियन से निकल करके आता है। तो उसको और भी एगलिटेरियन बनाना है, ठीक है, ये जो है लक्ष्य है जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। तो ये हमने अभी कॉमनवेल्थ को डिस्कस किया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली महत्वपूर्ण है। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमसे हमारी इन सारी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ के, ठीक है, और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।